नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए आज का बायोलॉजी का जो प्रश्न है यह अति ही महत्वपूर्ण है। इसको अवश्य देखिए, क्योंकि बिहार पुलिस में आप देख रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और जो 7 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक क्लास तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जिस बुक से आया है उस बुक से पढ़ना भी आवश्यक है। जहां से प्रश्न आए हैं, जिस पैटर्न पर प्रश्न आए हैं उसको जानना भी आवश्यक है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ हम लोग छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जानकारी होने के बावजूद भी अगर ना पढ़ना उस पैटर्न पर, बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, है ना। तो जिस पैटर्न पर 7 अगस्त से पूछा जा रहा है प्रश्न, उसी पैटर्न पर जो हम है क्लास लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि श्रम विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन अब ऑप्शन देगा एक कोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में। तो आपको ध्यान देना है कि श्रम विभाजन वही होगा जहां बहुत सारी कोशिकाएं रहेंगी। एक कोशिका रहती है तो उसी कोशिका का सारा काम रहता है, तो वहां श्रम विभाजन नहीं हो पाता है। जैसे अमीबा को देखिए, सिंगल कोशिका वाला है, तो उसी से चलना उसी से खाना, तो वहाँ श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जहाँ बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं वहाँ श्रम विभाजन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कोशिकाओं का जो समूह है वह क्या कहलाता है? तो वह उत्तक कहलाता है। इंग्लिश में उसे टिश्यू भी आप कहते हैं। चलिए, तीसरा नंबर सवाल जो कि बहुत ही बढ़िया है। तने की परिधि या जड़ में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है? तो यह कैम्बियम के कारण होता है। किसके कारण? कैम्बियम के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 4 नंबर सवाल। यह उत्तक जलीय पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक जैसे तालाब है, ओके, यहाँ पर मैं एक तालाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तालाब है। यहाँ आपने देखा होगा कि आपको कोई फूल दिखाई देता है, तो ये फूल आपको दिखाई देगा ना। ये फूल का जो पेड़ है, ये ऐसे पौधा, ये डूबता नहीं है। पता है क्यों? ये पैरेनकाइमा कोशिका की बनी होती है। किस कोशिका की? किस ऊतक की? पैरेनकाइमा ऊतक की बनी होती है। इस वजह से यह डूब नहीं पाता है। तो यही पूछता है कि जलीय पौधों को उत्प्लावन और प्रदान करता है, वह क्या है? वह है पैरेनकाइमा। चलिए, पौधे में लचीलेपन का गुण एक स्थायी ऊतक के कारण होता है। अच्छा, आपने बहुत सारे पौधों को देखा होगा, जब टहने तोड़ते हैं तो वो लचीला टाइप का हो जाता है, मतलब तुरंत नहीं टूटता है, यहाँ से लचक जाएगा। तो यह कॉलन काइमा ऊतक के कारण होता है। नाम याद रखिएगा, पैरेन काइमा जल वाला है, कॉलन काइमा लचीला है। अब यहाँ पर देखिए देखिए प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। आप देखे हैं नारियल, नारियल देखे हैं ना। नारियल का ऊपर का जो लेयर होता है कितना मजबूत होता है, कितना मजबूत होता है। तो यह जो लेयर है, पूछ रहा है, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। अब नारियल का पेड़ देख लीजिए, तार का पेड़ देख लीजिए, कितना कठोर होता है उसका पेड़। तो ये स्केलन कायमा की वजह से होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपसे पूछे कि नारियल का छिलका, तो बताएंगे स्केलन कायमा। और स्केलन कायमा किस ऊतक की भित्ति की होती है? तो यह लिग्निन, लिग्निन से बनी होती है। अगर पूछे कि स्केलन कायमा ऊतक की भित्ति जो बनी होती है, तो यह लिग्निन की बनी होती है। चलिए, अगला प्रश्न। यह कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। तो यह लिग्निन ही है। क्या है? लिग्निन ही है, जो यह सीमेंट का, जैसे सीमेंट कहने का मतलब है ना कि आपको हमने अभी बताया कि तार का पेड़ जब देखा आपने, खजूर का पेड़, तो उसका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, देखिए कितना कठोर, बिल्कुल सीमेंट जैसा होता है। तो वह लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण ही होता है। चलिए, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत अगर पूछता है तो बताएंगे एपिडर्मिस। कौन सा है? एपिडर्मिस। मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। मरुस्थलीय पौधे में जो होता है ना, उसके बाहरी परत जो एपिडर्मिस है, उसमें एक लेप होता है जो इसको, चूंकि मरुस्थल में बहुत तेज हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, एकदम जो है कि पौधों से सोख ले जल, इतना खतरनाक। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनके एपिडर्मिस में एक लेप लगा होता है क्यूटिन का, जो कि उसके आंतरिक क्षय और बाहरी क्षय से भी बचाता है। तो क्यूटिन याद रखिएगा। मरुस्थलीय पौधे में किसका लेप होता है? क्यूटिन का। फ्लोएम कितने प्रकार के अवयवों से बने होते हैं? तो 4 प्रकार के अवयवों से बने होते हैं फ्लोएम, याद रखना है। चलिए, 13 नंबर सवाल।
दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। दो अस्थि अस्थि जैसे एक अस्थि ये है और ये एक अस्थि ये है, ये दोनों जुड़े होते हैं किससे पता है? लिगामेंट्स से जुड़े होते हैं। किससे? लिगामेंट्स। अगर लिगामेंट्स की जगह पर आपको स्नायु दे तो स्नायु याद रखना है, स्नायु को ही अंग्रेजी में लिगामेंट्स कहते हैं। तो अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। कैसे याद करना है आपको? कैसे याद करना है? देखिए, अस्थि से अस्थि प्लस आ, यानी कि अस्थि प्लस अस्थि बराबर ली, आली, मतलब अस्थि से अस्थि होगा तो लिगामेंट्स होगा। ओके। और अगर अस्थि से मांसपेशी हो, अगर अस्थि से मांसपेशी हो तो बताएंगे टेंडन। क्या बताएंगे? टेंडन। अगर हिंदी में पूछे तो कंडरा बताएंगे। ओके, दोनों ध्यान दीजिएगा, मांसपेशी से हड्डी टेंडन और अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी स्नायु। ओके, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में वसा का संग्रह होता है, तो वसा में उत्तक त्वचा के नीचे बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, याद कर लेंगे इसको आसानी से। 16 नंबर सवाल, यह उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पता उत्तक किसको कह रहे हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह रहे हैं, है ना। तो यह उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो जो पेशी उत्तक है यह गति के लिए उत्तरदायी है। अगला 17 नंबर सवाल, तंत्रिका कोशिकाओं कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के पेशीय ऊतक है, रेखित, अरेखित और कार्डियक। जी हाँ, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के, रेखित, अरेखित और कार्डियक, तीनों याद रखिएगा। किसने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल एवं जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया? तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किया था, जो जल में रहता है उसको अलग, जो स्थल पर रहता है उसको अलग, और जो वायु में रहता है उसको अलग। ये किसने किया था? अरस्तु ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, जैव विकास की अवधारणा, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में दिया? जैव विकास की अवधारणा को दिया चार्ल्स डार्विन ने। अब पूछ दे कि किसकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तो ये भी बताएंगे चार्ल्स डार्विन। 1859 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। वर्गीकरण के समूह को किसने 5 भागों में बांटा? तो विटेकर ने इसको 5 भागों में बांटा। इसके नाम में देखिए भी आपको 5 अंक दिखाई देगा, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 5 भागों में बांटा था विटेकर ने, और 5 भाग कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 भाग, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 भागों में बांटा था, विटेकर ने बांटा था। ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी, ये हो गया विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। उत्तरी को कर्क कहते हैं, दक्षिणी को मकर कहते हैं। तो कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है यही है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए, वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो वह स्पेसीज यानी जाति के आधार पर किया गया है। जीवाणु, नीलहरित, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जीवाणु हो गया या नीलहरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया या माइकोप्लाज्मा हो गया, यह मोनेरा संघ के अंतर्गत आता है। अगला, मोनेरा फाइलम के अंतर्गत आता है। वही इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर। अब पूछेगा कि किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो बताएंगे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। 26 नंबर सवाल, वे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है कहलाते हैं। कौन सा पौधा भैया जो बीज नहीं उत्पन्न करेगा? वह है क्रिप्टोगेमस। जी हाँ, क्रिप्टोगेमस बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, और जो बीज उत्पन्न करेंगे उन्हें फेनेरोगैम कहलाएगा या कहेंगे। ओके, पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित तथा बीज उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं फेनेरोगैम से, याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो यह है ऑर्थोपोडा। जी हाँ, ऑर्थोपोडा, जिसमें कीट, मकड़ी ये सारे आ रहे थे। हमने आपको पिछली वीडियो में भी इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगला सवाल,
आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है ना, इसमें परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में जो देखिए, खुला और बंद जरा समझ लीजिएगा, बंद परिसंचरण और खुला, खुला परिसंचरण और बंद। देखिए पहले बंद की मैं बात कर लूं तो बंद परिसंचरण में जो रक्त होगा यह धमनियों शिराओं में ही प्रवाहित होगा, है ना। जैसे आप में देखिए खुले में रक्त नहीं रहता है, शिराएं धमनियां इसमें रहती, लेकिन जहाँ खुला होता है ना वहाँ शिराओं धमनियों में नहीं होती है, वहाँ ऐसे ही रक्त फ्लो करते रहता है। तो ऑर्थोपोडा जो है यह खुला परिसंचरण तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती हैं। यह किस समूह में आता है? अच्छा, आपने बहुत सारे जंतुओं को देखा होगा जिनके पैर बहुत सारे कांटे रहते हैं, तो इनका समूह इकाइनोडर्मिटा हो जाएगा। समूह का भी नाम याद रखिएगा। ऐसे जंतु जो त्वचा इनकी कांटों से आच्छादित होती हैं, ये अगर इनका समूह पूछे तो बताएंगे इकाइनोडर्मिटा, इनके समूह को बताएंगे। चलिए, पक्षियों का हृदय जो होता है वह होता है कितने कक्षाओं में? पक्षी जो है उनका हृदय 4 कक्षाओं में होता है। पक्षी को आप इंग्लिश में BIRD लिखते होंगे, लिखते हैं ना, तो ये 4 अक्षर से बना है। तो आप याद रखिएगा कि पक्षियों का जो हृदय होता है वह 4 कक्षाओं में विभाजित होता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर, कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी अवयस्क को जन्म देते हैं, अवयस्क बच्चे को जन्म देते हैं जो एक थैली में लटकती रहते हैं। आपने देखा होगा कंगारू को कि कंगारू का जो बच्चा होता है ना वो आप उसके पेट के पास एक नाभि जैसा बना होता है, उसी में घुस जाएगा और फिर उसी में से निकल जाएगा। तो उनका बच्चा अभी अवयस्क है। जब तक अवयस्क रहता है ना तो इसी थैली में रहेगा, निकलेगा। तो इस थैली का अगर नाम आपसे पूछे, देखिए वैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है यह कि कंगारू की थैली किस नाम से जानी जाती है, तो मार्सुपियम नाम से जानी जाती है। याद रखिए कौन से नाम से? मार्सुपियम नाम से जो यह थैली है यह जानी जाती है। कंगारू का जो बच्चा अवयस्क होता है वह इसी थैली में रह करके और फिर बड़ा होता है धीरे धीरे। ओके, चलिए अगला प्रश्न। सिस्टम नेचुरी पुस्तक के लेखक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सिस्टम नेचुरी या सिस्टम नेटुरी कहीं दे देगा, है ना। हिंदी में भी लिख देता है नेटुरी, NATURE को नेटुरी लिख देगा आपको। तो आपको ध्यान देना है कि सिस्टम नेचुरी जो है या सिस्टम नेटुरी जो भी आए उस पुस्तक किसकी है, तो यह लीनियस की है पुस्तक। किसकी है? लीनियस, कैरोलस लीनियस की है पुस्तक। चलिए 34 नंबर सवाल, जंतुओं को कितने फाइलम में बांटा गया है? तो जंतुओं को जो है वह 10 फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम में? 10 फाइलम में बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जो 34 प्रश्न थे बायोलॉजी के, और अच्छा एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ये जो सारे प्रश्न मैं करा रहा हूं ना, ये सभी NCERT का ही मैं करा रहा हूं। मैं अदर कहीं से भी कोई प्रश्न आपको नहीं उपलब्ध करा रहा हूं फालतू का, कि आपका समय भी जाए और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वहां आपका यूज भी ना हो पाए। तो ऐसा मैं किसी भी बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं फिलहाल। मैं केवल और केवल NCERT 9th 10th क्लास को ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप लोग निश्चिंत हो करके और इसका अध्ययन करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था प्रूफ के साथ कि देखिए कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लाइन बाय लाइन उठा करके पूछ दिया जा रहा है प्रश्नों को, है ना। एक एक हमने प्रूफ किया था कि देखिए, प्रूफ करके दिखाया भी था वीडियो। अगर नहीं देखा है तो देखिए जा करके किस बुक से और कैसे प्रश्न बिल्कुल हूबहू उठा करके कॉपी पेस्ट किया जा रहा है ना। तो वह कौन सी बुक है, तो मैंने दिखाया भी था, किताब भी आपको बताया था। NCERT 9th क्लास और 10th क्लास के प्रश्न ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वह सभी NCERT ही दे रहे हैं, NCERT बेस्ड नहीं, NCERT बुक से ही मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो इतना तो तय है कि जो भी समय यहाँ देंगे तो वो समय आपके जो नंबर हैं एग्जाम में उसको इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पढ़ने के बाद जब एग्जाम देंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर कोई और समस्या किसी क्वेश्चन में है तो
कमेंट करिएगा। मिलेंगे फिर। नमस्कार, जय हिंद।